देखा मैजिक। अब फिर से इसको वापस कर दूं। अली बाबा अली बाबा अली बाबा, देखो देखो आ गया ना, ये जादू है मेरा। ठीक है, क्लास 5 है। अरे सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करना चाहूंगा। कैसे हैं मेरे छोटे छोटे नन्हे बंदर? सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, एक बार जोशी से स्वागत करो यार हमारा। हम कितने दिनों के बाद मिले हैं आप लोगों से, ऐसा लगता है कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। आज हम आपके साथ मिलकर प्रेपोजिशन की बात को आगे बढ़ाएंगे, मजे करेंगे। सारे बच्चे फटाफट से परेशान नहीं, बहुत भाई गजब की बात है भाई। लक्ष्य नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैसे हो सारे दोस्त? कनाडा हो कौन बच्चा नहा के नहीं आया, जल्दी फटाफट से बताओ। जैसे स्कूल में थी ना अटेंडेंस टाइम, तो सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता था जो नहा के नहीं आए हैं, है ना भाई? चलिए भाई, सर जी आपका सॉन्ग सुना, कैसा लगा बेटे? मस्त था ना? ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार, नेहा अनिरुद्ध, तुषार चंदन, स्वाति शर्मा, कैसे हैं? सोनाली नंदिनी, अनु, बहुत बढ़िया भाई, तुषार गौतम। आज हम सभी अपने प्रेजेंटेशन की खूबसूरत बात पर कर्म करेंगे। अंकिता जी की प्रॉब्लम को देखो बेटा, अभी सॉल्व करो फटाफट से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो जादू देख लिया। जादू देख लिया तो कोई बात नहीं, सब ठीक कर देगा माई। आप पढ़ना शुरू करते हैं भाई साहब। चलिए चलिए चलिए, आप तो एक्टर भी हो, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जादू कर सकते हैं। मैंने जादू दिखाया अपनी टीम को, आपने नहीं दिखाया। चलिए जी, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। अब हम सीरीज अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में प्रेजेंटेशन में बहुत कई बातों को समझने का काम किया दोस्तों। और हमारी पिछली क्लास में हमने इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विद, फॉर, हां विद के बारे में हमारी बात चल रही थी। विद को लेकर चंद बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है ना? आज इस प्रेजेंटेशन विद के बारे में थोड़ी सी और कहानियां हम आपके साथ मिलकर साझा करेंगे बच्चों, ठीक है ना जी? तो जो हम लोगों ने पढ़ा समझा, आओ उसका आनंद लेते हैं, मेहनत करते हैं, मजे से पढ़ने का काम करते हैं। तैयार है दोस्तों भाई? विद के बारे में 3 बातें हमने पढ़ी थी, याद है? 3 बातें पढ़ी थी। एक कंपनी बताने का काम करता है, टूल इंस्ट्रूमेंट बताने का काम करता है कि नहीं? चलो विद के बारे में 3 बातें मुझे बतानी थी, हटाओ मेरे भाई। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे प्रेपोजिशन फॉर के बारे में। आइए सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए। प्रेपोजिशन फॉर के अलग अलग जगह पर हम यूज करते हैं। सबसे जो पहला यूज है वो हम बताने का काम करते हैं किसी को, है भाई? ठीक है जी। बेटा नीलम, वॉइस नहीं पढ़ा बेटा, मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? माफ कर दो बेटा नीलम, आप हमेशा हमसे पीछे चले होते हो। अब बेटा प्रेपोजिशन पढ़ लेंगे लाडी भैया, ठीक है? ये हमें बताने का काम करता है ड्यूरेशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? ड्यूरेशन के बारे में। और जब ड्यूरेशन के आधार पर इसकी हिंदी निकल कर आती है तक या फिर के लिए, जब इसकी हिंदी निकल कर आती है बाबू तक या फिर के लिए, तब हम इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। क्या बोले हम इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, यानी इसके लिए कोई टेंस स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नीलम, आपको ध्यान देना बेटा, ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, नीलम वर्कड हियर फॉर 3 इयर्स, तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी बच्चे? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताएं। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर जो लिखी हुई हमारे सामने है ना, ये हमारे सामने लिखा है, तो नीलम ने यहाँ काम किया 3 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष तक यहाँ पर उस इंसान ने काम किया, ठीक है? और इसी ड्यूरेशन में इसकी एक और हिंदी निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं से। और से होने का मतलब हम इसको यूज करते हैं सिर्फ एक ही टेंस में, और वो है हमारे सामने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन से टेंस में यूज करते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे अगर मैं आपके सामने ये कहता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, नीलम हैज बीन वर्किंग, बेटा अब इसकी हिंदी जिसने बता दी ना, उससे खिलाऊंगा आज रसमलाई, ठीक है ना? हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 इयर्स। बेटा इस दूसरे बात की हिंदी जिस भाई ने मुझे सही बता दी, भाई उसको खिलाऊंगा रसमलाई। वाह, जल्दी से बताने की कोशिश करो। कहां गई हमारी नीलम? वो हसीना, वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी। जल्दी से बताने की कोशिश करें फटाफट से। अब इसका दूसरा फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा फंक्शन कौन सा है? ये हमें बताने का काम करता है इसके बारे में, पर्पस के बारे में। पर्पस हम किसे कहते हैं? उद्देश्य। पर्पस किसे कहते हैं सोनाली बेटा? उद्देश्य। यानी आपका उद्देश्य क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने छोटा सा उदाहरण कह रहा हूँ कि केम हियर, वह यहाँ आया फॉर हिज बैग, अपने बैग के लिए। उसके आने का पर्पस क्या था? उसका बैग, ठीक है जी, फाइन। इसी के अंदर तीसरा जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है छोटे भाइयों? सुटेबिलिटी का मतलब हमें समझ आता है कि किसी चीज के लिए कोई चीज उपयुक्त होती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ दिस कॉस्ट्यूम इज फॉर स्विमिंग, यानी कि ये जो कॉस्ट्यूम है ना, ये स्विमिंग के लिए है। अब आप यहाँ क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? आप कहेंगे ये जो ड्रेस हमारे सामने ना, ठीक है ना, तो ये जो ड्रेस है हमारे सामने, ये सुटेबल है किसी के लिए? स्विमिंग के लिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। इसका बाद आता है क्या चीज? सब्स्टिट्यूशन। जब सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो ये अर्थ हमें बताता है इन प्लेस ऑफ। क्या बताता है? इन प्लेस ऑफ। इसी को हम इंस्टेड ऑफ कहते हैं, इसी को हम इन लिeu ऑफ कहते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है मेरे सारे बंदों को? याद है सभी को? है ना? बिल्कुल ठीक बताइए आपने इसकी हिंदी। नीलम यहाँ 3 वर्ष से काम कर रही है, ठीक है ना? बाकी इसका डिफरेंस आपको टेंस वाले जोन में आराम से बताया जाएगा, निश्चित रहिएगा दोस्तों, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? मोहन हैज कम फॉर मिस्टर शर्मा। अब इसकी हिंदी क्या समझ में आती है? मोहन आ चुका है किसकी बजाय? आप कहेंगे सरकार के बजाय। किसकी बजाय भाई? आप कहेंगे मिस्टर शर्मा की बजाय। आना मिस्टर शर्मा को था, समझ रहे हैं? आना मिस्टर शर्मा को था, लेकिन मिस्टर शर्मा की बजाय यहाँ पर अब उनकी जगह कौन आ गया? आप कहेंगे सर इनकी जगह पर आ गया कौन? मोहन। कई बार ऐसा होता है, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों के सामने किसी इंसान को आना था, लेकिन वो भेज देता है अपने किसी और रिश्तेदार को, भाई को, बेटे को। शादी में आपको जाना था, आप नहीं जा पाए, आपने अपने भाई को भेज दिया, आप जाके कन्यादान कर देना। होता है ना भाई? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जरा ये सब कहते फटाफट से। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम आगे इसका यूज करते हैं जब हमें रीजन बताना होता है। क्या बताना है दोस्तों? रीजन। और जब रीजन बताने की हम बात कर रहे होते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है बिकॉज़ ऑफ। क्या निकल कर आता है इसका अर्थ? बिकॉज़ ऑफ, ठीक है ना? उदाहरण के लिए देखने की कोशिश करना, ठीक है ना? द बेबी कुड नॉट स्लीप फॉर द हीट, ठीक है ना? इसकी हिंदी क्या समझ में आ रही है? के कारण। जो बच्चा है ना वो सो नहीं पाया, किस कारण नहीं सो पाया? आप कहेंगे सर वो इसलिए नहीं सो पाया, उसका खास कारण क्या था? कि सर गर्मी बहुत ज्यादा थी, समझ रहे? ठीक है, तो इस रीजन की बात हमें समझ में आती है, तो रीजन के साथ फोर जुड़ता हुआ कैसे अर्थ बनाता है वो आपकी समझ अब आ गया है, ठीक है भाई? हाँ, चलो भाई, चलो भाई, साथ साथ लिखते चलो, इनको साथ साथ याद करते चलो, बहुत ही अच्छी बात है, करेक्ट है? कभी कभी हम किसी भी जर्नी का एंड भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जब सामान्यतः इसका अर्थ होता है हेड टू, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, ठीक है विकास भाई? जैसे आप अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है? सर मुझे मीनिंग में एक और बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे ठीक करूं? आज क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, वहां स्पेलिंग्स को लेकर एक वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें सारी स्पेलिंग टेस्ट को याद करने का तरीका आपको समझाया, एक बार देखना बेटा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? अब मेरा प्यारा सा एग्जांपल ध्यान से समझना। मान लीजिए दोस्त अपने घर के बाहर आप खड़े हुए हैं, आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और कोई इंसान चले जा रहा है तेजी तेजी से, आपने उससे पूछा अरे कहां कहां कहां? तो कह रहा है यार ऑफिस जा रहा हूं, यानी कि मुंडी की तरफ उठा लिया साहब, ऑफिस जाने की बात कर दी है ना? तो यहां पर इसके लिए उदाहरण क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कह देंगे, है ना? जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट हिज हाउस फॉर हिज ऑफिस, इसका मतलब वह अब किस तरफ जा रहा है, उसका जो जाने का डायरेक्शन कौन सा है? आप कहेंगे सर उसका जाने का डायरेक्शन कौन सा है? आप कहेंगे सर जी वो उसके जाने का डायरेक्शन है ऑफिस, राइट? अगली कैटेगरी से मुलाकात। अब धीरे-धीरे सारे सारे ना लिखते चलेंगे भाई, ठीक है ना? एक अगली कैटेगरी आती है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आप कोई चीज देंगे उसके बदले आपको कोई चीज मिलेगी। क्या बोले हम? कोई चीज आप किसी को देंगे उसके बदले आपको कोई चीज मिलेगी, उसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा भाई इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है, इस बच्चे का नाम क्या है? आर्यन। बेटा आर्यन एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, जरा इसकी हिंदी बना के दिखाओ, ठीक है? बेटा इसकी हिंदी बताओ, चलिए भाई। आकाश भाई कांटेक्ट नंबर बिल्कुल क्लास के आखिर में छोड़ना, ठीक है? कोई समस्या हो तो कांटेक्ट नंबर के साथ आप छोड़ देना, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, टेंशन फ्री रहना, ठीक है? तो आप इसकी हिंदी बनाएंगे मेरे साथ मिलकर, चलो भाई हिंदी कैसे बनाएंगे बच्चे? आपने हिंदी आपने बनाई सर, आप सकते हैं खरीद इस शर्ट को, आप खरीद सकते हैं शर्ट को फॉर रुपीज 1200। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार आप यहाँ पर है, ठीक है जी? आप 1200 रुपए क्या करेंगे? आप 1200 रुपए सामने वाले दुकानदार को देंगे, ठीक है जी? दुकानदार आपको क्या देगा? सब दुकानदार आपको एक शर्ट देगा भाई साहब, मेरी बात समझ रहे हैं? दुकानदार आपको क्या देगा? शर्ट देगा, यानी कि किसी एक चीज के बदले पलट कर आपको कोई दूसरी चीज मिले, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज, ठीक है? तो हिंदी निकालना कोई ज्यादा मुश्किल था भाई? बताओ, हिंदी निकालना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अब मेरे दोस्तों यहाँ इस बिकॉज़ ऑफ को अगर मैं देखता हूं ना तो मुझे कुछ होता है, पता है क्यों? क्योंकि इस बिकॉज़ ऑफ को लेकर मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना? मैं बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन समझ सकता हूं क्योंकि मैं आपके दिल में रहता हूं, ठीक है भाई? किस किसके दिल में नहीं रहता बता दो जरा मुझे, मैं आज ही आपका घर खाली कर देता हूं, जल्दी बताओ, ठीक है? जल्दी से बताओ बताओ, है जी? ठीक है, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों लिखे हुए शब्दों के बारे में क्या डिफरेंस है। सर बिकॉज़ अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन होता है। बिकॉज़ में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन का मतलब ये समझ आता है जो दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन के आधार पर इसका अर्थ जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है क्योंकि, और क्योंकि की अगर मैं हिंदी निकालूंगा तो ये सिंस या एज की तरह से अपना मीनिंग बना सकता है, ठीक है भाई? बोलो हाँ। मैंने एक बात आपके सामने लिखा है, इसकी हिंदी निकालेंगे फटाफट से। ही डिड नॉट कम बिकॉज़ ही वाज इल। एक बार इसकी हिंदी बना के दिखाएंगे, चल मेरे भाई फटाफट से। आर्यन बेटा हिंदी बनाओ ना, क्यों डरते हो?
भाई साहब मैं आपके दिल में रहता हूं, किराए नहीं दूंगा, बिल्कुल ये ध्यान रखना भाई साहब। अगर आप मुझे नहीं रखना चाहते तो आज ही दिल से निकाल दे। हाँ नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं किसी और के दिल में रह जाऊंगा, आपके दिल में नहीं रहूंगा। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। इसी बिगेस को हटाकर मैं एसबी लिख सकता हूं, सिंस लिख सकता हूं, और इनकी हिंदी मुझे गुरुदेव आपके प्यार में बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है गुरुदेव आपके प्यार में इनका पता है, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों यहां हमारे सामने क्या लिखा है मेरे बेटे, आप कहेंगे सर जी यहां हमारे सामने सेंटेंस है, यहां हमारे सामने सेंटेंस है। सेंटेंस को ही हम क्लॉज कहते हैं, सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। देखो अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है, अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है, तो सेंटेंस और क्लॉज में सिर्फ इतना सा फर्क बताना कि गुरुदेव सेंटेंस अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एक क्वेश्चन में लिखो, मैं किसी को नहीं देखने दूंगा यहां में क्या लिखा है। ठीक है फटाफट से क्वेश्चन में लिखो, सेंटेंस होता है नाम में क्या, इंडिपेंडेंट। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है जी। अब अगर एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ हम जोड़ दें तो सर ये वाक्य नहीं होते, ये बन जाते हैं उपवाक्य। क्या बन जाते हैं, उपवाक्य। और उपवाक्य को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज, क्लॉज। ठीक है ओके। अरे आर्यन भाई क्या बात निकाली समझ हिंदी, यही छोटी सी कोशिश मुझे आर्यन भाई आपसे चाहिए। थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते चलो मेरे साथ, सब कुछ आसान हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है मेरे भाई ओके। ये साइड में लिख लो, सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है अपने आप में, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। ठीक है और जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो ये भी और ये भी उपवाक्य बन जाते हैं, इसी को हम क्लॉज कहते हैं। कोई बच्चा भूल तो नहीं जाएगा ना। रिलैक्स गाइस रिलैक्स, अब हमें लिंक मिल गया है, सेंटेंस और क्लॉज का डिफरेंस मिल गया है। रिलैक्स गाइस रिलैक्स, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई भाई, है कि नहीं। अब बिकॉज़ के साथ जब ऑफ जोड़ दिया, देखो भाई साहब इसकी शादी में इसका साला साथ आ गया। बिकॉज़ के साथ क्या जुड़ गया, बोलो बोलो बोलो। आप कहेंगे सर बिकॉज़ के साथ ऑफ जुड़ गया है, क्या जुड़ गया बेटा, बोलो बोलो। आप कहेंगे सर बिकॉज़ के साथ ऑफ जुड़ गया है। जब बिकॉज़ के साथ ऑफ जुड़ गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन होने की वजह से इन दोनों को आपस में जब मिलाते हैं तो इनकी हिंदी निकल कर आती है के कारण। क्या हिंदी निकल कर आती है, के कारण। अरे हां ना। अब प्रीपोजिशन अपने आप में हमेशा लेकर चलेगा क्या चीज, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है, या तो अपने आप में एक शब्द हो सकता है या फिर अपने आप में एक फ्रेज हो सकता है। यस या नो में आंसर दीजिएगा। ठीक है यस या नो में आंसर मुझे दीजिएगा। क्या मैं इसके बाद कोई एक सेंटेंस लिख सकता हूं, बस यस या नो में आंसर दीजिएगा। क्या मैं इसके बाद यस या नो में आंसर दीजिएगा, क्या मैं इसके बाद सेंटेंस लिख सकता हूं, जल्दी जल्दी आंसर बताइए फटाफट से। नीरज कुमार पूछ रहे सर लिंक हमें भी शेयर करें। लिंक कौन सा मांग रहे हो तुम शैतान, मैं तो लिंक यहाँ इन चीजों का लिंक बता रहा था कि सेंटेंस और क्लॉज आपस में किस तरीके से लिंक है। चीची करके नहीं चलेगी क्लास में डिटेल्स। तो आप कहीं से ऑब्जेक्टिव केस में सेंटेंस नहीं आएगा गुरुजी, है ना। दो सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ध्यान से समझना। मैं अगर चाहूं तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को, इसी लिखे हुए सेंटेंस को फिर से आपके सामने लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा ही डिड नॉट कम बिकॉज़ ऑफ, क्या लिखेंगे, इल इलनेस, ही वाज इल। लो भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सवाल बना दिया मैंने इसी का। बताओ बेटा तीनों में से क्या आंसर कहेंगे, फटाफट से जल्दी से बताओ फटाफट से। एक भाई कह रहे हैं आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, कभी कभी फास्ट बोलते खेलना सीखोगे या नहीं सीखोगे। हेलो जरा आराम से पढ़ा रहे हैं, हानि तो आज थोड़ा सा मस्ती के साथ थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। हानि तो जीवन में फास्ट होना भी जरूरी होता है। हानि तो हानि तो आप कहेंगे गुरुदेव देखो आपकी बात बिल्कुल दिल पे है सर। इल अपने आप में एक एडजेक्टिव है और प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं ना आएगा। इलनेस अपने आप में एक नाउन है, बिल्कुल आएगा सर। ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये इसका एडजेक्टिव, सेंटेंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमको बनाना आ गया गुरुजी, अपन गलती नहीं कर सकते हैं। सेट है बॉस। अब जिन जिन भाइयों ने सेकंड के अलावा कोई आंसर लगाया मतलब बच्चों का क्लास में ध्यान नहीं है, उन बच्चों का क्लास में ध्यान नहीं है। ठीक है जी चलो इसी बात पे फिर से दूसरा तुमको हम दे रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलो भाई आर्यन बेटा थोड़ी थोड़ी हिंदी बनाने की कोशिश करना, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया गुंजन भाई, आज मैं जो सोते हुए शेर हैं उनको जगाने आ गया हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे चीते हैं जो सो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि प्रीपोजिशन ताकत से जोश के साथ हमें सीखनी है। मेरे छोटे बंदरों ध्यान से समझने का काम करना। सर देखो हिंदी बनाते हैं, वह नहीं दे सका जवाब अच्छे से। ठीक है वह नहीं दे सका जवाब अच्छे से। यहां हमारे सामने क्या लिखा है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस अपने आप में नाउन है, क्या है मेरे बेटा, नाउन है। अब ये नाम में सिर्फ एक नाउन है, सेंटेंस अगर नहीं है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से ही हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया, बिकॉज़ ऑफ। ठीक है ना, बिकॉज़ ऑफ लिख दिया। ठीक है जी यहां ये हमारे सामने सब्जेक्ट ये लिंकिंग वर्ब और इग्नोरेंट अपने आप में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये सब्जेक्ट है ये लिंकिंग वर्ब है, पूरा वाक्य लिखा है। तो मेरे बच्चों आप कहेंगे सर फिर तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे, है कि नहीं। जहां ये बिकॉज़ ऑफ क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। बिकॉज़ ऑफ की जगह मैं चाहूं तो सर जी फोर भी लगा सकता हूं। थोड़ी देर पहले आपने ये बात हमको दिल पे लिखकर समझाई थी, कहो कैसे लग रही है आज की क्लास, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रशांत बाबू बताओ फटाफट से। दिल खुश हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है भाई। क्वेश्चन को देखने का तरीका बदल दिया गुरुजी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। हम तो अब इसको देख के खटाक से बता सकते हैं क्या आना चाहिए। हां जी बाबू जी सेट है बिल्कुल। ठीक है भाई सर आप शादी कब करें बेटा, मेरी तो शादी होगी दोबारा तो करवाता हूं तो रिश्ता भेज देना, दोबारा करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जीवन में एक आफत डाली है, एक आफत और लेकर डालेंगे बेटा, क्या होगा तू करवा मेरी शादी फटाफट से। तेरी नजर में कोई अच्छी सी सुंदर सस्ती टिकाऊ लड़की अगर कोई है तो भेज बेटा, डाक कराते हैं। बहुत हो गया बेटा जीवन में। ठीक है ना अब मैं कुछ थ्रिलिंग करना चाहता हूं अपने जीवन में, है ना, कुछ आतंकी माहौल लाना चाहता हूं अपने जीवन में। ठीक है भाई ठीक है भाई। लो भाई हमारे लिए रिश्ता देख रहे हैं प्यारे से भाई। ठीक है आ जाओ भाई, चल बेटा आ जाओ बेटा। अब इसी परिवार के दो सदस्य और हैं, ठीक है ना, इसी परिवार के दो सदस्य और हैं। एक है ओविंग टू और एक है ड्यू टू। देखो इनके बारे में ध्यान से समझ लेना, ये बहुत परेशान करने वाले गंदे बच्चे हैं। ठीक है इनके बारे में ध्यान से समझ लेना भाई साहब, ये बहुत परेशान करने वाले बच्चे हैं। ठीक है ना भाई कह रहे हैं कि गुरु माता को मारेगी, गुरु माता को बता कौन रहा है, हम बता ही नहीं रहे। हानि तो ये बात हमारी इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी, समझ में आ रही है। हानि तो अब ध्यान से समझना, ओविंग टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज़ ऑफ, और ड्यू टू का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर बिकॉज़ ऑफ। दोनों का एक ही मतलब होता है हिंदी में। अगर मैं क्या कहूं के कारण, हिंदी में क्या होता है बेटा, के कारण। इसका भी हिंदी में क्या अर्थ होता है बेटा, के कारण। ठीक है ना दोनों का हिंदी का एक ही अर्थ होता है, मेरी बात समझ में आ रही है। हां कि ना दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, हां कि ना सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात हमें बहुत ही अच्छे से पता है मेरे बच्चों, जब भी हम किसी प्रीपोजिशन को किसी भी नाउन के साथ जोड़ते हैं तो या तो ये जुड़ा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज बनता है या फिर ये जुड़ा हुआ एडवर्ब फ्रेज बनता है। सभी को ये बात अच्छे से याद है, सभी को ये बात अच्छे से याद है। प्रशांत चौहान कैसे वायरल कर देगा कोई वीडियो भाई, बिल्कुल मत करना, हाथ जोड़ के मत। पैसा मैं मोटे निकल गई, मैं मोटे निकल गई, मैं जबान टूट गई, गलती से निकल गई, किसी को भेज देना, किसी को महीने में मत लगाना। ठीक है भाई तो प्रीपोजिशन किसी नाउन के साथ जुड़ती है तो एडजेक्टिव एडवर्ब बनती है, सभी भाइयों को पता है। यही कांसेप्ट इनके डिफरेंस को तैयार करता है। जब हम मेरे बेटा ओविंग टू के साथ किसी नाउन को जोड़ने का काम करते हैं तो ये सब कुछ मिलाकर अपने आप में एडवर्ब फ्रेज बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब फ्रेज बनता है। अब एडवर्ब फ्रेज होने का मतलब क्या समझ में आया, एडवर्ब फ्रेज होने का मतलब क्या होता है, ये क्वालीफाई किसको करेगा, बोलो बोलो, ये क्वालीफाई करेगा या तो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को। ठीक है भाई और मेरे बेटा अगर हम ड्यू टू जोड़ने का काम करते हैं किसी भी नाउन के साथ तो ये सब कुछ आपस में जुड़कर काम करता है किसका, आप कहेंगे गुरुजी एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक है ना आपको याद है ना, आपको याद है ना जब प्रीपोजिशन को हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ना, मतलब शुरू में पढ़ना शुरू किया था तब मैं आपको ये बेसिक्स पढ़ा रहा था कि कैसे ये क्या काम करते हैं। देखो आपको एक सेकंड में सारा गेम समझ आ रहा है, आ रहा है बेटा लोग है। तो ये क्वालीफाई किसको करेगा, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को। ठीक है भाई अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं मैं चार क्वेश्चन आपको दूंगा ना, आप बढ़िया क्वेश्चन बना के दिखा देंगे। ठीक है ना शी डिड नॉट कम, बना के दिखाओ, शाबाश। सेंटेंसेस को बना के दिखाएंगे फटाफट से।
आज सवाल खटाक से बना के दिखाएंगे और आप चाहो तो पहले दो सवाल मैं बना देता हूं, पहले दो सवाल मैं बना दिखा देता हूं, सीखो ध्यान से। देखो शी डिड नॉट कम, यहां इसके आने की बात कही है, वर्ब को बताएगा ये पूरा का पूरा फ्रेज, ठीक है भाई। अब वर्ब को बताने के लिए पूरा का पूरा फ्रेज एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट होगा, एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट होने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ ओविंग टू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, ओविंग टू। अगला सवाल लिखा शी इज अ टीचर ब्लैंक हर हार्ड वर्क, यहां टीचर अपने नाम में क्या लिखा है, एक नाउन लिखा है, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो भी हमारे सामने फ्रेज है वो टीचर को क्वालीफाई करेगा, टीचर को क्वालीफाई करने का मतलब हमें समझ में क्या आया, यहां ड्यू टू लगा देंगे क्योंकि नाउन को क्वालीफाई करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज की जरूरत है। बात अच्छे से समझ आ गई भाई, बात अच्छे से समझ आ गई बेटा, मजा आ गया पंडा लोग, फटाक से आंसर 3 बना दिए, 3 4 5, चलो चलो फटाक से आंसर बना दो बेटा, मैं पानी पी लेता हूं फटाफट, शाबाश। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर प्लान कैंसिल हुआ है, कैंसिल होने का रीजन यहाँ पर बता रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, ओइंग टू लगाना पड़ेगा। सर एक्सट्रीम टॉर्चर की वजह से नीरज क्या बन गया है, क्रिमिनल बन गया है, तो क्रिमिनल अपने आप में नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बनाना होगा, इसलिए ड्यू टू लगा देंगे, करेक्ट है भाई, इजी होगा दोस्त, हाँ कि ना। अगला सवाल लिखा है ईशा अंबानी के पास एक बड़ा घर है, किस वजह से उसके पास बड़ा घर, क्योंकि उसके पापा का बिजनेस है। आप कहेंगे सर बड़े घर होने का, यानी कि इसको रीजन बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम ड्यू टू लगा देंगे, कोई बात मुश्किल भाई, हाँ कि नहीं। अब आपके मन में ये सवाल भी तो आएगा कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ, सर ये ओविंग टू अपने में एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसकी खास वजह है OWE, इसकी खास वजह क्या है बेटा, OWE, और OWE अपने आप में क्या होती है बेटा, एक वर्ब होती है, इसके साथ ING अगर मैं जोड़ने का काम करता हूं तो ये क्या बन गया है, ओविंग, है ना, टू लगाने की वजह से कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गई है, क्या बन गई है, कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गई है, ठीक है। अब ये वर्ब से बना हुआ हमारे सामने पूरा का पूरा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, समझ रहे, वर्ब से बना हुआ पूरा का पूरा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इसी वजह से ये एडवर्ब को क्वालीफाई कर रहा है, मतलब एडवर्बियल फ्रेज बनता है। जबकि ड्यू की हम बात कर रहे हैं तो ड्यू का मतलब अपने आप में नाउन होता है, ठीक है ना, ड्यू से मतलब होता है जो बाकी है बकाया है, ठीक है ना, और इसी वजह से जब हम ड्यू के साथ टू को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बनता है हमारे सामने कंपाउंड प्रीपोजिशन, और नाउन की वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज में जाता है। अच्छे से याद हो बेटा, अच्छे से याद हो जाएगा, ये लॉजिक आपके सामने भी बता दिया है, ना कोई किताब ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट इस तरह के लॉजिक को जानता है, रटने वाले बच्चे सिर्फ ये रट लेते हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो सेंटेंस की शुरुआत में बेटे आपको ना ड्यू टू नहीं ओविंग टू यूज करना है, अगर आप उनके सामने ये क्वेश्चन रख दे वो बेहोश हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बट पॉइंट ध्यान रखना, ओके आया करेक्ट भाई। चलो भाई अब मैं सोच रहा हूं इसी बात के साथ आप लोगों को जो फॉर्म बता रहा था, अब इस फॉर्म के कुछ और यूजेस आप लोगों को बता दूं, फॉर्म के कुछ और यूजेस भी आप लोगों को बता देता हूं, फॉर्म का एक यूज होता है, फॉर्म के और यूजेस आपको बता देता हूं, ठीक है जी, है ना। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कहां एक्सट्रीम बढ़िया बेटे ने, कहां एक्सट्रीम बढ़िया आप लोगों ने, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा बेहद, टॉर्चर का मतलब आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, बहुत ज्यादा टॉर्चर की वजह से के कारण नीरज एक क्रिमिनल है, नीरज दवाइयां का नाम समझिए सुना होगा भाई। चलो भाई आज आप लोग हम फोर का सीख लेते हैं जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज कहां से कहां तक है, मेरी बात समझ में, कौन सी चीज कहां से कहां तक है, ठीक है ना। हिंदी में अगर हम कहने की कोशिश करें तो हमें अर्थ बताने की कोशिश करता है, इसका क्या अर्थ निकल आता है, कहां तक है, ठीक है जी, है ना। जैसे मैंने अगर आपके सामने किसी टूटे हुए रोड का जिक्र किया, मैंने कहा दिस रोड इज ब्रोकन, मैंने आपके सामने कहा दिस रोड इज ब्रोकन फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक ये जो रोड है ना टूटा हुआ है भाई, बात समझ में आ रही है। आप इस बैच में पढ़ रहे हैं, मैं क्या कहूंगा दिस बैच इज वैलिड, दिस बैच इज वैलिड फॉर 2 इयर्स, ठीक है। एक्सटेंशन बताई गई है कि 2 वर्षों तक आप इस बैच में आनंद लेके पढ़ सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है कि ना, ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ओके। अगले सवाल पर आ जाओ, अगला सवाल होता है जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, जिसको कोई चीज प्राप्त होती है, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियरी का मतलब जिसको कोई चीज प्राप्त होती है, बेनिफिशियरी को ही याद अगर आपको करना है तो आप इसे रिसीवर भी कह सकते हैं कि प्राप्तकर्ता कहते हैं हिंदी में, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे प्राप्तकर्ता, किसी भी चीज को कोई प्राप्त करने का, मेरी बात समझ में आ रही है। 2 के बाद यहाँ किलोमीटर लिखा मैंने, KMS पूरा लिख दूं भाई, किलोमीटर्स, ठीक है भाई। बेनिफिशियरी रिसीवर इसी को हम क्या कहते हैं, जो किसी चीज को प्राप्त करता है ना। जैसे मान लीजिए आप लेकर आए हैं दीज फ्लावर्स आर फॉर रीनू, आप चमक चमक के गए काली टी शर्ट पहन के रीनू के पास गए और रीनू की बहन ने दरवाजा खोला, रीनू की बहन खुश हो गई, आपने कहा ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह हटाओ गुटका थूक के परे को होना है, हम ये फ्लावर लेकर आए हैं, इसको कौन प्राप्त करने वाला है, आप कहेंगे सर ये तो सीधा सीधा हमारी दीदी जान के पास रहेगा, ठीक है सेट है बस, हाँ कि ना, ठीक है भाई। इसी का 10वां प्रयोग भी हम आपको बताते हैं, 10वां प्रयोग बताने की कोशिश करता है क्या चीज, इन फेवर ऑफ, यानी कि किसी के फेवर में, किसी के फेवर में, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चेक काट दिया, आपने कोई चेक काट दिया, द चेक इज फॉर मिस्टर, ठीक है मिस्टर शर्मा के लिए आपने कोई चेक काट दिया, ठीक है है ना। आप अगर कभी कोई चेक देखोगे ना, आप अगर कभी कोई चेक देखोगे तो उसमें पहले लिखा होता है फॉर, नाम लिखेंगे आप उसका, यहाँ लिखनी होती है आपको डेट, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर आप लिखने की कोशिश करते हैं रुपीस यानी कि अमाउंट, यहाँ बुक्स में भी आप लोगों को फिगर्स में रुपीस लिखना होता है, यहाँ आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं और यहाँ आपके साइन होते हैं, क्या आपकी बात समझ रहे हैं। फोर का मतलब क्या समझ में आ गया, फोर का मतलब इस पैसे को किसको आप क्या कर रहे हैं, फेवर में डाल रहे हैं, सेट है भाई, हाँ कि नहीं, ठीक है बात समझ में आ गई बेटा, सेट है। हाँ देखो कितना अच्छा एग्जांपल बनाया मैंने कहा फ्री बस फैसिलिटी इज फॉर लेडीज, बहुत अच्छा एग्जांपल लिखूंगा यार, फ्री बस फैसिलिटीज, ठीक है ना, इज फॉर लेडीज, क्या क्या एग्जांपल बनाया है, दिल खुश कर देता हूँ, दिल खुश कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब आओ भाई थोड़ा आगे चलते हैं, एक प्रीपोजिशन नाउन से हमारे पीछे दौड़ रहा है, नाउन से पीछे दौड़ रहा है, सोचा याद है, नाउन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, नाउन पढ़ना शुरू किया तब से ये बेचारा हमको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। अब इसका परेशानी के इलाज निकाल देते हैं हम, ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा हमारे साथ। सबसे पहली प्यारी सी बात हमें ये समझ में आती है बेटा, जब ऑफ की हम बात कर रहे होते हैं तो ये हमें डेट डेट या टाइम को बताने में मदद करता है, डेट या टाइम को बताने में मदद करता है। जैसे मैंने आपके सामने कहा 7th of November, ठीक है जी, मैंने डेट बता दी, ठीक है ना, मैंने आपके सामने टाइम बताया 4 o'clock, ये 4 o'clock का मतलब हमें क्या समझ में आता है बताओ। आप कहेंगे सर 4 o'clock में ये ओ है ना, इसका मतलब ऑफ होता है, इस ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। अब भाई ऑफ का दूसरा जो यूज होता है पार्टिकल यूज होता है, पार्टिकल का मतलब होता है जो किसी चीज का पार्ट बताने का काम करता है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये पार्ट बनने का काम करता है, पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट का मतलब किसी चीज का हिस्सा बताने का काम करता है, किसी चीज का हिस्सा, है ना। जैसे मान लीजिए इसी क्लास के बच्चों की बात करता हूं, मैंने कहा 3 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज बीन एब्सेंट या आर एब्सेंट कर दो यहां, ठीक है, यानी कि इस कक्षा के 3 लड़कों को हम निकालते हैं तो वो एब्सेंट है, ठीक है ओके भाई, ठीक है। आप लोगों ने एडजेक्टिव्स में भी इसका जिक्र पढ़ा है, ठीक है ना, जो बताने का काम करता है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, याद है भाई। और सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव या अगर हम कहें तो सुपरलेटिव डिग्री का लॉजिक जिसमें लगता है, जिसमें कहा उदाहरण के लिए राधा इज द टॉलर ऑफ द ट्विंस, जुड़वा लड़कियों में राधा जो है वो ज्यादा टॉल है, 2 लड़कियों में कंपैरिजन करके हमने एक को चुना है, हाँ कि ना, मेरी बात समझे। अगर मैं आपको कहता हूं करण इज द बेस्ट बॉलर ऑफ ऑल द प्लेयर्स हियर, ठीक है, तो सभी के सभी प्लेयर्स में से सेलेक्ट किया है किसको, करण को, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मेरे भाई हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कार्स टायर, क्या ये सही है भाई, तो आप नहीं सर, नॉन लिविंग के पोजेशन को बताने के लिए मेरे प्यारे से गुरुदेव, नॉन लिविंग के पोजेशन को बताने के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा द टायर्स ऑफ दिस कार, वो नाउन का मतलब होता है घिसना, वो नाउन का मतलब होता है घिसना, घिसा हुआ होना, ओके फाइन, वो नाउन का एंटोनिम लिख देते हैं न्यू, खत्म, ओके भाई खत्म बात, ठीक है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, जब हम मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन अ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है,
जिससे कोई चीज बनती है, ठीक है ना। कंपोनेंट का मतलब होता है, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो पार्ट, ठीक है, किसी चीज से कोई चीज बनती है। कभी कभी मटेरियल भी हम इसके जरिए बना देते हैं, ठीक है ना। मटेरियल यानी किसी धातु या पदार्थ से बना हुआ है, वो भी हम बता देते हैं। या कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे चलिए आप ध्यान से सुनना, द गोल्ड ऑफ दुबई इज पेयर कलर देन दैट ऑफ गुजरात, ठीक है जी, ओके, करेक्ट है, ठीक है भाई, ओके गाइस। थोड़े एग्जांपल बनाकर दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर भाई, ना कुछ मेरे बच्चों, ठीक है ना। क्या मैं लास्ट में आपको कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, आपका दिल से स्वागत है, जल्दी बोलिए, अभी बोल दीजिए, बाद में बोल दीजिए, ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा एब्सेंट और एब्सेंट में क्या फर्क है। एब्सेंट स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एब्सेंट कोई स्पेलिंग नहीं होती बेटा, ये आप गलत बोल रहे हैं। एब्सेंट अनुपस्थिति, ये स्पेलिंग ठीक है, ठीक है भाई। सुधांशु भाई पढ़ाई पे ध्यान देंगे, नमस्ते हो गई मेरे भाई, ठीक है ना। अब हम इसके अलावा ऑफ का एक जगह और प्रयोग बढ़ा देते हैं जब हम किसी चीज की विशेषता बताने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज की विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे मैं कहूं ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब हिंदी क्या कहेंगे, वह वचन का पक्का है, जो उसने कह दिया वही करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कहता हूं रवीना विश्वास करती है, बिलीव्स इन वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है, किसी ने कुछ भी बोल दिया उसी बात पर विश्वास कर लेती है। किसी ने कुछ भी बोल दिया वो उसी बात पर विश्वास कर लेती है। नाम में आपने पढ़ा था, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या होगा, वचन का पक्का, ठीक है भाई। मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या होगा बेटा, वचन का पक्का, जो कह दिया वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस इज प्रेशियस, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल बनाया जाए आपने, ठीक है। आओ बच्चों, कुछ और प्यारे खूबसूरत शब्दों से मिलाता हूं आप लोगों को, देखो। मेड के साथ ऑफ भी हमें देखने को मिलता है, मेड के साथ हमें फ्रॉम भी देखने को मिलता है। डाइड के साथ ऑफ भी हमें देखने को मिलता है, डाइड के साथ फ्रॉम भी हमें देखने को मिलता है। इनमें बहुत सामान्य फर्क होता है, ठीक है ना। इनमें बहुत सामान्य फर्क होता है, फर्क आप मेरे साथ मिलकर सीख लें, याद कर लें। मेड ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज सिर्फ फिजिकल चेंज को बताने की कोशिश करती है, यानी कि इसके मूल रूप में परिवर्तन, मूल रूप में जो परिवर्तन होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा जो हमारे सामने परिवर्तन है ना, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, ये ऐसा परिवर्तन है, इसको चाहो तो वापस पुनः अवस्था में आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेड फ्रॉम का मतलब हमें समझ में आता है एक तरह का केमिकल चेंज, क्या कहा हमने, केमिकल चेंज, यानी कि मूल रूप में पूरा परिवर्तन, ठीक है ना, पूर्णतः परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना, नहीं को हटा देना यहाँ से, ओके भाई। और ये जो चेंज है इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको वापस पुनः उस अवस्था में नहीं लेकर जाया जा सकता, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। मैंने आपके सामने कहा दिस चेन इज मेड ब्लैंक 21 कैरेट गोल्ड, बताओ यहाँ क्या फील करोगे, मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। अगर आपके सामने कहूँ कर्ड इज मेड ब्लैंक मिल्क, जल्दी से, द वॉल इज मेड ब्लैंक, ब्रिक का कहलाओगे, ब्रिक कहलाओगे, आंसर नहीं, आप ब्रिक्स कहलाओगे, बताओ बताओ बताओ। आंसर बताने की कोशिश करेंगे भाई। फिर मैं आपको फर्क बताता हूँ डाई ऑफ डाई फ्रॉम का क्या फर्क होता है, ये भी साथ साथ सीख लो भाई साहब। डाई ऑफ मतलब हमें समझ में आता है जब मृत्यु का कारण कोई डिजीज है, बीमारी की वजह से मरना, और जब डाई फ्रॉम की हम बात करते हैं तो बीमारी को छोड़कर एनी अदर रीजन, बीमारी को छोड़कर कोई अन्य कारण जब बताने का काम करते हैं, ठीक है ना। आंसर समझ में। अच्छा ये साथ साथ याद रख लेना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ या फिर मेड अप फ्रॉम, ये अपने पूरा ही गलत होता है, ध्यान रखने की कोशिश करना। मेक अप का मतलब क्या होता है, सुंदर बना देना किसी चीज को, टू ब्यूटीफाई, फ्रेजल बताइए, ठीक है जी। मेक ओवर का मतलब होता है टू रेनोवेट, रेनोवेट का मतलब होता है किसी चीज को नया रूप देना, ठीक है ना जी, किसी चीज को नया रूप देना, ठीक है। तो ये थोड़े से शब्दों का फर्क याद रखिएगा भाई। अब आंसर बनाते हैं फटाफट से। दिस चेन इज मेड, सोने को पिघला दो चेन से वापस सोना बन जाएगा, सर फिजिकल चेंज है तो ऑफ लगा दिया। कर्ड की अलग क्वालिटीज है, मिल्क की अलग क्वालिटीज है, इरिवर्सिबल है, इसको वापस हम मिल्क में नहीं बदल सकते, कर्ड का मतलब दही है। द वॉल इज मेड, क्या लिखेंगे, ब्रिक या ब्रिक्स, खाली। एक बार याद रखना भाई साहब, यहाँ पर मेड के बाद ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ वो अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन है। और आप लोगों ने नाउन में मेरे साथ ये पढ़ा है बहुत अच्छे से कि सर मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, इसलिए ब्रिक्स कहना गलत होगा, ब्रिक कहना सही है। खाली ईंटों से ही दीवार को चुना है, दीवार हटाओ ईंट निकल जाएंगी, है ना, समझ भाई, ठीक है। द वॉल इज मेड ब्लैंक स्टोन सीमेंट ब्रिक बार, सब कुछ मिलाकर बना है, तोड़ कर निकालोगे सारी चीजें ऐसी कैसी नहीं निकलने वाली भाई, ठीक है ना। मलेरिया से मरा है, बीमारी का कारण है, एक्सेसिव ब्लीडिंग बीमारी का कारण नहीं है, कोविड-19 बीमारी है, हटा दो भाई, खत्म हो गई बात। ये बिल्कुल समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, है ना, ठीक है। एक भाई ने पूछा सर डाई के साथ अगर फोर लगा दे तो डाई फोर का मतलब क्या हुआ, पर्पस। इसमें उदाहरण के लिए कहा ही डाइड फॉर हिज नेशन, ही डाइड फॉर हिज पीपल, इसका मतलब उसके मरने का जो कारण है उसके लोग हैं, ठीक है जी। सर डाई के साथ अगर मैं इन लगाकर हार्नेस लगा देता हूं तो ये अपने आप में ईडियम है, ये अपने आप में क्या है, ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, ड्यूटी करते वक्त मरना, ड्यूटी करते वक्त मरना। कोई इंसान ड्यूटी कर रहा था, ऑफिस में कहीं काम कर रहा था, काम करते करते अचानक से प्राण निकल गए तो ही डाइड इन हार्नेस। ये बात समझ में आई, ठीक है फाइन। ये कुछ हमारे प्यारे प्यारे फिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है बट बेटा मेरे के साथ फ्रॉम लिखा तो कैसे लिख दिखाऊं, कुछ तुम्हारे पढ़ नहीं रहे बेटा, सामने लिखा हुआ है मेरे के साथ फ्रॉम क्या लिखा, सामने इसी को क्वेश्चन पढ़ा है, थोड़ा ध्यान कर बेटा, बर्बादी कर दी हो पूरी मेहनत हमारी, ठीक है भाई। हम तुमको कुछ नहीं कहेगा, हम एक दिन मर जाएगा, ऐसे करोगे क्या हमारे साथ, है? ओडबल एफ एक नई प्रीपोजिशन है, इसके भी कई सारे हमारे सामने प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके भी हमारे सामने कई तरह के प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं ध्यान से समझना। ओडबल एफ का मतलब सबसे पहले हमें समझ में क्या आता है, सेपरेशन। तो सेपरेशन के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि अभी तक इस उम्र में पढ़ लेते हैं, ये हमें बताने की कोशिश करता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए जरा, बताओ बताओ, है डिसकंटिन्यूटी का मतलब बताएं। मैं आपके सामने कहूं द फैन इज ऑफ, ठीक है, द क्लास विल बी ऑफ, उदाहरण है, कभी सच छुट्टी मार लो तुम चाहोगे में से, ठीक है ना। अभी लिखे हुए दोनों वाक्यों में, बाबू इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव है, इसके साथ ये ऑफ लिखा हुआ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन नहीं है। द क्लास विल बी ऑफ टुमारो, ध्यान से समझना, ये ऑफ टुमारो तो अपने में एडवर्ब है, ठीक है जी, है कि नहीं। यहां भी अपने में लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव है, गलती से आप इसे एडवर्ब मत मान बैठना और प्रीपोजिशन मत मान बैठना। ये अलग होना अपने में दो तरह का होता है, एक होता है सडन और एक होता है, सडन को ही हम कहते हैं कभी-कभी एक्सीडेंटल, अचानक से होना।
ठीक है। जैसे अचानक से कोई भी चीज मैं आपके सामने कहता हूं कि फेल ऑफ हिज बाइक, अचानक से वह बाइक से गिर गया, अचानक से वह बाइक से गिर गया, है ना। मैं आपके सामने कहूं स्नेहा जंप ऑफ द ग्राउंड, अचानक से उछलकर पड़ी ग्राउंड से, ठीक है ना। वो गिर कहां मुझे नहीं पता, और उसने क्या देखा, व्हेन शी सॉ, लड़कियां अक्सर किससे डर जाती हैं, हिमांशी पढ़ लो ना बेटा, आप ऐसा करोगे क्लास रिकॉर्डेड तो फिर तो मुझे शर्म आएगी आपसे पढ़ाने के लिए, हद कर दिया। जल्दी बैठा बच्चे, व्हेन शी सॉ अ कॉकरोच, ठीक है भाई, ओके। हमारे हिसाब से लड़के कॉकरोच से डरती हैं, ठीक है जी। चलो चलो खुशी, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, कमेंट बाजी करनी छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो, आंसर बनाते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है भाई, पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, ठीक है ना, ओके। अगर मैं आपको कहता हूं द बटन केम ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, बटन क्या हो गया है, सब छूट कर गया है। यहाँ पर इस केम को क्वालीफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब बन गया, तो इसका मतलब डिस्कंटिन्यूटी बताने के लिए ये एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों तरीके से भी काम कर सकता है, ठीक है ना, ओके, है ना। कभी-कभी ये जो ओडबल एफ है ना, ये डिस्टेंस बताने का भी काम करता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी बताने का ये काम करता है, और दूरी बताते वक्त ना इसका व्यवहार थोड़ा सा एडजेक्टिव या एडवर्ब जैसा बन जाता है। इसका कैसा व्यवहार बन जाता है, एडजेक्टिव। मैं कहता हूं द डेस्टिनेशन इज 2 किलोमीटर ऑफ, 2 किलोमीटर दूर है जहां आपको जाना है, ठीक है। कॉकरोच नहीं डरते हैं आप, लगता है प्यार से डरते हैं, है ना। लगता है राधा इज गोइंग ऑफ, इसका मतलब राधा दूर जा रही है। अब यहाँ इस लिंकिंग वर्ब की वजह से ये एडजेक्टिव, यहाँ इस एक्शन वर्ब की वजह से ये एडवर्ब, ठीक है, ठीक है भाई। भैया खुशी तो पगला ही गई है भैया, रोक रहे हैं, मत करो बार-बार कमेंट, हद कर दी है भाई, ऐसे थोड़ा करते हैं भाई, बार-बार लिख रहे हैं, आंसर दिए रहे हैं उसको, अरे छोड़ दो ना बाबू, आगे चलो ना, क्या रखा है जीवन में, तुम तो भैया लड़ाई करती हो जरूरत नहीं पड़ती के साथ भैया। अब हम आपको एक अगली प्रैक्टिस पढ़ाएंगे दोस्तों, देखो जरा ध्यान से, इसे हम कहते हैं फरूम, इसे हम क्या कहते हैं भाई, फरूम। फरूम की क्या खास बात है मेरे भाई, फरूम की क्या खास बात है मेरे भाई, फरूम एक गजब का ही प्यारा सा सवाल है। कई तरह के इसके प्रयोग होते हैं। सबसे पहले ये भेजने वाले का नाम बताता है, जिसे हम कहते हैं सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है, भेजने वाला। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं, मैंने कहा दिस पार्सल इज फ्रॉम माय ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त के द्वारा भेजा गया है ये है पार्सल, ठीक है जी, ओके। प्रेपोजिशन का एक जगह पर ये काम करता है, मैंने बताया आपको, प्रेपोजिशन का यहां पर ये काम कर रहा है, ये रहा, ही फेल ऑफ हिज बाइक, उसका गिरा गिरा कहां से, बाइक से गिरा, जंप किया कहां से, ग्राउंड से, जब उसने कॉकरोच को देखा, यहां प्रेपोजिशन है दोस्तों ये, ठीक है बेटा, चलो भाई, ओके। आगे ओके, अच्छा देखो, आप कभी किसी को लेटर लिखते हो ना, आप कभी किसी को लेटर लिखते हो तो लेटर को प्राप्त करने वाला कौन होता है, टू के साथ, ठीक है ना। और भाई लेटर जिसने लिखकर भेजा है, सेंडर है, वो फ्रॉम के साथ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिखा टू पप्पी, ठीक है, फ्रॉम पपीता, ठीक है भाई, फ्रॉम पपीता, ठीक है भाई, तो पप्पू ने भेजा, पप्पी ने भेजा पपीता के पास भेजा, ठीक है जी। ओके गाइज, ओके गाइज, ओके गाइज, ठीक है, ओके। चलो भाई, इसी का दूसरा फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम की हम बात करते हैं, ये बताने की कोशिश करता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, ठीक है जी, उत्पत्ति, ठीक है भाई। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, बेटा ये प्रेपोजिशन ही है, तो आप इसका आंसर बनाएंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, है कि नहीं। इस लिखे नाउन को ये रिलेट कर रहा है किसके साथ, इस लिखे हुए प्रोनाउन के साथ, ठीक है ना, ओके राइट। अब प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज हम बताने की कोशिश करते हैं किसी भी स्टार्टिंग को लेकर भी, कोई चीज शुरू कहां से होगी, कोई चीज शुरू कहां से होगी, ठीक है ना, कोई चीज की स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होगी, ठीक है ना। मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, द ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू डेल्ही, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा द बैच स्टार्ट्स ऑन 7th, द बैच स्टार्ट्स ऑन 7th या द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 7th, तो सही आंसर इसलिए क्या होगा, फ्रॉम होगा, ठीक है, ओके गाइज, ओके गाइज। सभ्य साची ये क्या है भाई, हमको नहीं पता, तुम ऐसे ब्रांड का नाम लिख रहे हो भाई, हमको नहीं पता। अब इसी प्रेपोजिशन की भी बात हम कर लेते हैं, टू की भी बात हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। टू के तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टू का एक यूज तो सामने पप्पू पपीता के प्यार में लिख दिया मैंने, रिसीवर, ठीक है ना, ठीक है। रिसीवर की जगह इसी को हम एंडिंग भी कह सकते हैं, इसी को हम डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। डेस्टिनेशन हम हिंदी में कहते हैं जहां आपको अंत में पहुंचना है, ठीक है ना। आप अपने घर से निकले, आपने कहा आई एम गोइंग टू माय कॉलेज, ठीक है ना जी, आई एम गोइंग टू माय कॉलेज, मैं अपने कॉलेज जा रहा हूं, ठीक है ना जी, है कि नहीं, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप लेटर की बात करें, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू मीनू, यानी मेरे इस पत्र को कौन प्राप्त करेगा, मीनू प्राप्त करेगी, ठीक है भाई, अरे है ना, ठीक है, ओके। मैंने आपके सामने कहा ही केम टू मी, वह चलकर कहां आया, मेरे पास आया, मेरी बात समझ रहे, ये एक रोल है मेरे दोस्त, वह यहां खड़ा हुआ था, चल के वो इंसान यहां मेरे पास आया, समझ रहे, बट पॉइंट नॉट लेडीज एंड जेंटल्स, वो इंसान यहां से चलकर मेरे पास आया। क्या आप इस बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं, यहां से उस इंसान ने चलना शुरू किया है और यहां आकर उसकी चाल खत्म हो गई है, समझ रहे, ये क्या हो गई, उसकी एंडिंग हो गई है, चलने की एंडिंग हो गई है, करेक्ट, ठीक है भाई, ओके राइट फाइन। फ्रॉम का एक जगह और यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का एक जगह आप और यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में जरिया, क्या कहते हैं अंग्रेजी में सोर्स, क्या कह सकते हैं बेटा, सोर्स, जरिया। जैसे प्यारा सा उदाहरण आपके सामने बता देता हूं, सब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इंग्लिश एक्यूमेन कहां से मिलेगी, तो यू कैन बाय द इंग्लिश एक्यूमेन फ्रॉम फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। आई रोट अ लेटर टू द गोपाल वर्मा सर, मेरे नाम के साथ दम मत लगाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी, आगे ना सर, प्रेपोजिशन का आज डर दूर कर दिया, थैंक्स सर। चलो भाई, और बेटा डर तो किसी चीज का नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है ना, हम तो सिर्फ आपको सिखा पा रहे हैं। तो इसका एक और जगह यूज होता है, 3 यहाँ है, नंबर 4 नंबर 5, ठीक है। फ्रॉम का हिंदी निकल आता है से, तो ये बताने का काम करता है हमारे सामने क्या चीज, टाइम, और ऐसे लिखे हुए टाइम के अंदर हम इसको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं स्नेहा विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2021, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा है ना, तो फ्यूचर के समय के लिए सिंस नहीं, हम लोगों को फ्रॉम का यूज करना पड़ता है, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है मेरे भाई, है कि नहीं। फ्रॉम का एक जगह और यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। सेपरेशन, अब आपको सेपरेशन तो ओडबल से भी हमने समझाया था सर, ये जो सेपरेशन है ना ये नेचुरल होता है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से कोई चीज जो अलग होती है, नेचुरल को ही हम क्या कह सकते हैं, कॉमन है, ऐसा होना सामान्य होता है। जैसे अगर मैं कहूं द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, जो पत्ते हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं, मैंने क्या बोला पत्ते जो हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं, अब जो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बोल रहे हो पत्ते जो पेड़ से गिर रहे हैं, तो जो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं तो वो तो अपने आप में क्या है, सामान्य घटना है, गिरते ही रहते हैं, आगे ना, ठीक है। तो फ्रॉम के अपने आप में 6 यूसेज हो गए, टू के अपने आप में भाई क्या हो गए बेटा, 3 यूसेज हो गए, ओके भाई, याद रखोगे बेटा, याद रखोगे भाई, ओ मेरे भाई, ठीक है। ये अच्छा हो गया, यहाँ मैं निशान लगा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से याद रख पाएं। फ्रॉम के कुछ यूसेज यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है भाई, आगे ना पढ़ जाओगे इन सारी चीजों को, बोलो जरा प्यार से पढ़ जाओगे, ठीक है। रविंद्र सिंह बेटा हर रोज यही कमेंट कर रहा है, पढ़ लो मेरे बच्चे प्लीज, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आप याद रखना है कि फ्रॉम के साथ हम टू का यूज करते हैं और ठीक इसी तरीके से बिटवीन के साथ हम एंड का यूज करते हैं। इन सभी शब्दों की जानकारी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्रॉम अपने आप में प्रेपोजिशन है, टू अपने आप में प्रेपोजिशन है, फ्रॉम के साथ हम स्टार्टिंग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टू के साथ हम एंडिंग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जबकि बिटवीन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, ठीक है ना जी। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच क्या बैठा है उसकी बातचीत हमें बताने का काम करती है। ये एंड अपने आप में कुछ और नहीं, एक कंजंक्शन होता है, ठीक है ना जी, आगे ना फाइन, उदाहरण से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसका मतलब क्या हुआ,
हमारे सामने किसी धावक के लिए, हमारे सामने किसी धावक के लिए, किसी रनर के लिए 2 पॉइंट्स निश्चित किए गए हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब उस रनर को, उस दौड़ने वाले इंसान को ये कहा गया है कि बेटा तुम्हें जो दौड़ना है ना, तुम्हें इस ए पॉइंट से दौड़कर इस लिखे हुए बी पॉइंट पर पहुंचना है, इस लिखे हुए बी पॉइंट पर पहुंचना है। समझे? कहां पहुंचना है? बी पॉइंट पर भागकर वहां पर आपको पहुंचना है। इसलिए ये हमेशा मोशन की बात करता है। क्या करता है? मोशन की बात करता है। ठीक है ना? गॉट इट? हाँ कि ना? अब मेरे बच्चों का मेरे सामने एक सिचुएशन बन जाए। ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने बैठी है आशा, यहाँ पर आपके सामने बैठी है आभा। ठीक है भाई? यहाँ बैठी है आशा, यहाँ बैठी है आभा। अब मेरे भाई हमने इनके बीच गगन सर को बैठा दिया है। ठीक है? अब हमने यहाँ पर इनके ठीक बीच गगन सर को बैठा दिया है। किसको बैठा दिया बेटा? गगन सर को बैठा दिया है। अब गगन सर हमारे आलू का चालू भाई है। बैठ गए तो बैठ गए, उन्हें कोई लेना देना का सेंस नहीं है, उन्हें इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी बात समझ रहे? ठीक है? क्या आपकी बात समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? आप जब इसी बात करेंगे तो ये हमेशा किसी बात करेगा स्टैटिक, जहां मूवमेंट नहीं है। अब इसी बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे गगन सर इज सिटिंग, गगन सर इज सिटिंग बिटवीन आशा एंड आभा। ठीक है? समझ रहे? इन दोनों के बीच सर जी आकर क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। ठीक है? करेक्ट है? हाँ कि ना? ठीक है भाई? चलो भाई, तो मुझे लगता है आज आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। मुझे लगता है काफी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। दोस्तों रिवाइज करके आइएगा। ठीक है ना? तो प्रिपरेशन के इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे क्लास में एक प्यारा सा दोस्त है, वो कह रहा है टफ क्लास है सर। देख बेटा, टफ क्लास केवल तब तक ही लगेगी आपको जब आप क्लास में हर चीज को पढ़कर रिवाइज नहीं करते हैं। तो क्या बिट्स आपके पास आ जाएगी थोड़ी देर में? स्पेशल और स्पेशल में क्या डिफरेंस बता दो, याद कर दे, कितनी बार बताऊं? बता दिया था अच्छे से।